चलिए योद्धा सीरीज आगे क्वेश्चन देखते हैं। योद्धा सीरीज जिसने इसको पढ़ लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने नहीं पढ़ा वो भुइयां छिलेगा। ठीक, ठीक है। चलो अब देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बताऊंगा, डीपली नहीं बताऊंगा, डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का डीपली पढ़ने का समय नहीं है, वो आप समय खो चुके हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा? सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला। नहीं, पहले पढ़ लो कि पूछेगा कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है, तो ये आपकी 3 फेज वाइंडिंग होती है। स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग होती है। या फिर 3 फेज वाइंडिंग होगी। ये हो गया आपका आर वाई डी, आर वाई डी। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है, तो आपकी 3 फेज वाइंडिंग होती है। ठीक, और डिपेंड करता है यूज पे। ठीक, यूज करने पे डिपेंड करता है कि आप स्टार यूज करेंगे या डेल्टा यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, ओके, ये आपका आर फेज हो गया, ये आपका बी फेज हो गया, ये आपका वाई फेज हो गया। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें 2 फेजों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 2 फेजों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो गया आपका 120, ये हो गया आपका 120, ये हो गया आपका 120। ठीक, ओके। अच्छा, अब स्टेटर पर हमने 3 फेज वाइंडिंग की। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग करने के बाद इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, ओके। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख लो। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 3/2 5 मैक्स या 1.5 मैक्स। इसको याद करो। ठीक है, अच्छा। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक, उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है। तो क्या पूछेगा? स्पीड ऑफ रोटेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड। जो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। इसका फॉर्मूला भी पूछता है ns इक्वल टू 120 f/t। ये क्वेश्चन पूछेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल दस रुपया। अब एक होती है आपकी, हाँ, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, या फिर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है। किस पे काम करती है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे काम करेगी? म्यूचुअल इंडक्शन पे। इस पे काम करेगी म्यूचुअल इंडक्शन पे। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ये आपकी बुक में नहीं दिया है इसको रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप पढ़िए इसको। वापस यही चल रहा एक्सपायर हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा स्लिप। क्या पूछेगा? स्लिप। स्लिप स्लिप से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो स्लिप इक्वल टू होती है ns माइनस nr अपॉन ns। जो जो मैं बता रहा हूं उसको याद करते चलो, अगर पास होना है तो। नहीं पास होना है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक। एक पूछेगा आपका, मोस्टली पूछा गया है स्पीड स्लिप क्या होती है? क्या होती है? स्पीड स्लिप। देख लो, स्पीड स्लिप ये होती है ns माइनस nr। ये आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा गया, इसको भी दो। अब मिटा दो इसको। एक फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज स्लिप। ये होगा आपका ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। ये आपकी परसेंटेज स्लिप होगी। ठीक। एक क्वेश्चन पूछेगा fr रोटर स्लिप इंटू s टाइम स्टेटर स्लिप, या इसको बोलते हैं fr इक्वल टू s इंटू f। लिखो इसको। ये आपकी क्या हो गई? सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी होगी। दोनों में s का डिफरेंस होता है। या कह सकते हैं कि s इक्वल टू fr अपॉन f। देखो, फटाफट लिखो।
एक बात और लिखो, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक। देखो अगर पोल दो होंगे, पोल क्या होंगे, दो होंगे, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, ns 120 f/p। इस फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 120 गुणे 50 बटे 2। तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, तीन हजार। कितनी होगी, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगर पोल आपके 4 होंगे, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी क्या होगी, 1500। अगर आपके पोल 6 हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 1000। अगर आपके पोल 8 होंगे, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 750। देखो मैंने बात करो, देखो हमने क्या बताया कि जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसमें भी लगेगा, लगेगा, पढ़ाया तो तुमको याद है, बताओ क्या, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 4 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऐसे ऐसा करेंगे कोई लोग, देखो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक, और सेकेंडरी होती है, ठीक। इसी तरह इंडक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग को स्टेटर कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को रोटर कहते हैं। वहां पे दोनों वाइंडिंग क्या थी, स्थिर थी, लेकिन यहाँ पर रोटर क्या है, मोशन में। समझा? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था, V2/V1 E2/E1 N2/N1 I1/I2 ये था इक्वल टू क्या था, ठीक। अच्छा अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो समझो, यहां पे देखो क्या है, E1 क्या है, स्टेटर ईएमएफ,
स्टेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ये है, ठीक। E2 क्या है, रोटर ईएमएफ। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर हम इनको ऐसे लें, इन दोनों क्या लिखें, E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक, लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे E2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, N2 अपॉन N1 इंटू E1 होगा, ठीक। अब देखो क्या N2 अपॉन N1 इक्वल टू K है, तो N1 N2 अपॉन N1 की हम क्या रख सकते हैं, K रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू K टाइम्स E1। देखो अच्छा, ध्यान दो, इसी तरह अगर हम I2 की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन I1 अपॉन I2 क्या रोटर करंट हो जाएगा, I2 क्या होगा, रोटर करंट हो जाएगा, I1 स्टैटिक करंट। सो अगर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 N2 है ना, इंटू I1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे N2 अपॉन N1 इक्वल टू क्या था, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K देखो, अगर वो ध्यान दो, रोटर करंट निकालते हैं, देखिए रोटर करंट क्या होगी, बाय द ओम्स लॉ E2 अपॉन R2 होगी, R2 डालेंगे तो Z2 पूरा टोटल, तो ये होगी आपकी E2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X2। अगर हम पावर फैक्टर बात करें, पावर फैक्टर
यहाँ से निकालेंगे तो cos फाई हो जाएगा r2 अपॉन अंडर रूट टाइम्स r2 स्क्वायर प्लस देखो लिखने में लिखा रहा हूँ अब देखिए टार्क देखते हैं टार्क ठीक टार्क देखते हैं क्या देखते हैं देखना तो देखो देखना कोई बात नहीं वैसे पढ़ता हूँ घर पे पढ़ते हैं गरीब पसीने में कर रहे हैं गरीब बना रहे हैं नहीं साले नारायण पढ़ेंगे भी फिर कहेंगे सब फेल हो गए मनुष्य खबर सुनाएंगे क्या टार्क किसी वस्तु को किसी स्थिति के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को टार्क कहते हैं ठीक देखो हमने जब डीसी मोटर पढ़ाई उसमें टार्क का फॉर्मूला क्या होता है डीसी मोटर में T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू आईडी होता है ये डीसी मोटर नहीं बताया ठीक लेकिन यहाँ पे वहां पे आर्मेचर करंट थी तो यहाँ पे क्या होगी रोटर करंट होगी क्या होगी रोटर करंट ठीक तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये डीसी इंडक्शन मोटर के लिए क्या हो जाएगी इंडक्शन मोटर में टार्क होगा फॉर्मूला क्या होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई I2 cos फाई इंडक्शन मोटर में टार्क होगा ये होगा ठीक अब देखो जो E2 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के ठीक तो यहाँ पे फाई की जगह रख देंगे E2 तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाई तो इसको हटाएंगे तो कॉस्ट लगा दो T इक्वल टू K टाइम्स E2 I2 cos फाई ये टार्क होगा ठीक है अब देखिए इंडक्शन मोटर में टार्क भी दो प्रकार का होता है एक होता है स्टार्टिंग टार्क एक होता है रनिंग टार्क ठीक स्टार्टिंग टार्क देख लीजिए स्टार्टिंग टार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीएस से किससे टीएस से स्टार्टिंग टार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीएस से ठीक है तो स्टार्टिंग टार्क होगा वो होगा क्या होगा ts इक्वल टू k1 क्या होगा k1 e2 i2 cos फाई क्लियर है ना अब देखो k1 e2 हमने पहले अभी रोटर करंट की वैल्यू निकाली थी बताई थी ना क्या थी E2 अपॉन Z2 निकाला था ना देखो लिखा हुआ मैं कॉपी में ठीक और cos फाई की वैल्यू निकाल दी R2 by Z2 निकाला था cos फाई को निकाला था तो यहां से क्या होगा
K1 टाइम्स E2 R2 बाई Z2 स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा, तो ये जो K1 की वैल्यू होती है ये होती है 3/2 पाई ns होती है। क्या होती है? K1 की वैल्यू जो होती है 3/2 पाई ns होती है। तो मैं यहां लिख दिया, तो स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको? Ts = 3/2 पाई ns E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टार्टिंग का। क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग का। अब ध्यान दो, एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू 0 1 होती है। क्या होती है? एक क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टिंग में s बराबर 1 होता है। स्टार्टिंग में s बराबर 1 होता है, याद रखना। देखो ठीक, मिटाओ। अब देखो मैक्सिमम स्टार्टिंग चार्ज कब होगा? मैक्सिमम स्टार्टिंग चार्ज कब होगा इसकी कंडीशन को पूछी जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम स्टार्टिंग चार्ज क्या कंडीशन है? R2 = X2। ये कंडीशन है, याद करो, पूछी जाएगी। ठीक हो गया। अब ध्यान दो, दो पॉइंट लिखवा रहे, लिख लो। E2 लिखो, ER लिखो, ठीक है। देखो E2 क्या होता है? स्थिर अवस्था में जब रोटर चल रही है, ठीक, तो स्थिर अवस्था में रोटर का ईएमएफ, रोटर का ईएमएफ, ठीक। अब ये जो ER है ये गतिशील अवस्था में, रोटर जब घूमने लगा तो लिखेंगे गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में रोटर का ठीक, रोटर का ईएमएफ। लिखो। अब देखो जो ER होगा वो क्या होगा? S टाइम E2 होगा, ठीक। जो
एफ आर होगा वो एस टाइम एफ होगा, बता चुका हूं। जो आई आर होगी वो एस टाइम आई टी होगी। जो एक्स आर होगा वो एस टाइम एच टू होगा। सब लिखना इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, क्लियर है। अगर हम रोटर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान दो। रोटर करंट आई आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एस टाइम इंटू आई टू होगा। ठीक, और आई टू को हमने क्या निकाली थी, E2 बाई Z2 ये निकाली थी। ठीक, सो आई आर इक्वल क्या हो जाएगा, S इंटू E2 अपॉन रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस देखो यहां लगाओ, ये आपका देखो आई आर का कितना होगा, ई आर अपॉन जेड आर होगा, ई आर अपॉन जेड आर बाय ओम्स लॉ, और जेड आर इक्वल टू क्या होगा, एस इंटू जेड टू होगा। इसको भी लिखना भूल गए, रोटर का इम्पीडेंस। क्लियर है, ओके। सो रखो यहां पे ये s इंटू ई टाइम E2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन यहां से लिख सकते हो क्या, ई आर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर हो जाएगा। XR में लिखा ना, ऐसे लिखो। तो आपका रोटर करंट का फॉर्मूला क्या आया, ये आया। तो लिखो, जल्दी से लिखो, गर्मी बहुत हो गई। इसी तरह अगर हम पावर फैक्टर निकालेंगे रोटर का, ये हो जाएगा R2 अपॉन अंडर रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस X2 का। ये फाइनल हो गया। ये सीधे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी जरूरत हमको भी पड़ेगी। रनिंग टाइम निकालेंगे इसका।
अब देखो रनिंग टाइम, ये पढ़ लो, उसका तुमको छोड़ देंगे, गर्मी तो ज्यादा लगेगी ना, हम ज्यादा लगेंगे तो पंखे पे जब यहाँ से खड़ा है देखो रनिंग टाइम। रनिंग टाइम को हम बोल देंगे टी आर। क्या बोलेंगे? टी आर की डायरेक्ट क्वेश्चन होता है फाइव आई आर कॉस फाइव, ये होता है। ये है सभी बोलो। तो यहाँ पे जो फाइव होगा वो डायरेक्ट कॉम्पोनेंट होगा ई आर के, तो बन जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टाइप लगा दिया ई आर आई आर कॉस फाइव। स्वास्थ्य खुश, बस सर इतना हो गया, बस खत्म। अब देखो ई आर की वैल्यू निकाली थी वहां पे, दिखाई दे रखो, तो टी आर इक्वल टू के टाइम्स ई आर की वैल्यू क्या थी? एस इनटू था, और यहाँ पे आई आर की क्या थी? अरे सॉरी, यहाँ पे फाइव डायरेक्ट कॉम्पोनेंट टू E2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ E2 है, क्या होगा? E2, ठीक, देखो E2, ठीक, यह हुआ, और आई आर की वैल्यू क्या होगी? S E2 हो जाएगा अपॉन Z स्क्वायर, Z आ रहा है, ठीक, और cos y की वैल्यू क्या थी? R2 बाई ZR, नहीं था, ठीक, ठीक, तो यहां पे क्या मिलेगा? टी आर इक्वल टू के टाइम्स ये हो जाएगा आपका एस टाइम इंटू स्क्वायर R2, और आपकी यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी R2 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका रनिंग टाइम। फिलहाल ये रनिंग टाइम नहीं है, ठीक है, फिलहाल ये रनिंग टाइम आपको नहीं है। देखो रनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्ट, ये हो जाएगा टी आर, ओके की वैल्यू क्या बताया थे? 3/2 पाई ns s e2 i2 r2 बाई अंडर रूट r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये हो गया आपका रनिंग टाइम। ठीक, मैक्सिमम रनिंग टाइम की कंडीशन लिख लो, इसको तो छोड़ देते हैं। मैक्सिमम रनिंग टाइम, उसका फॉर्मूला टी आर मैक्स, क्या लिखा? टी आर मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा?
मैच कब होगा? व्हेन R2 की वैल्यू x tan x2 के बराबर होगी। देखो तुम आईटीआई के बच्चे हो, तुम लोग बस सीधे कंडीशन समझो। प्रूविंग नहीं है मैक्सिमम की, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमा लगाते हैं, dy by dx लगाते हैं, dy by dx इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा के निकालते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा निकलता है। लेकिन आप आईटीआई बच्चे हो, इसको इतना पढ़ो।